हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक होगा सेमीकंडक्टर्स। सो बेसिकली हम लोग इस टॉपिक में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं, क्योंकि टॉपिक में बहुत सारे फॉर्मूले हैं और बहुत सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, तो हम उन मेन पॉइंट्स को रिविजन के फॉर्म में उन पर हम एम्फेसिस करेंगे। तो हमारा फोकस सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर होगा। इन केस अगर आपको किसी भी थ्योरी को और डिटेल में स्टडी करना है तो आप वीडियो को वहाँ पे पॉज कर सकते हैं और वो जो थ्योरी है उसे आप लोग डिटेल में भी स्टडी कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग हम लोग करेंगे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से, बैंड डायग्राम वाला जो कंसेप्ट होता है, जहाँ पर हमें पता है कि दो बैंड्स होंगे, वैलेंस बैंड जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, और उसके ऊपर कंडक्शन बैंड, और इन दोनों बैंड के बीच में फॉरबिडन बैंड होता है जिसके लिए एनर्जी डिफरेंस होता है डेल्टा ई जी। और ये जो डेल्टा ई जी होता है इसकी वैल्यू डिसाइड करती है कि हम मटेरियल को कंडक्टर, सेमीकंडक्टर या एज एन इंसुलेटर क्लासीफाई करेंगे। तो अगर ये जो एनर्जी कैप होता है, इफ़ इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मोर, मटेरियल कैसा बिहेव करेगा? मटेरियल विल बिहेव एज एन इंसुलेटर। इन केस अगर ये जो एनर्जी कैप है इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वी कैन से दैट द मटेरियल विल बिहेव एज अ सेमी कंडक्टर। और लास्ट बैंड डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट बैंड डायग्राम है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का अगर कुछ पोर्शन ओवरलैप करता है, वे सिंपली मीन्स कि फॉरबिडन बैंड इज़ नॉन एग्जिस्टेंट इन दिस केस। तो ये केस हो जाएगा केस ऑफ कंडक्टर्स का। चलिए, कंडक्टर्स के केस में जो हम लोग इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर्स देखेंगे, अगर एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स की हम बात करें तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स होंगे जर्मेनियम और सिलिकॉन, और कुछ कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स भी होते हैं, इनके भी एग्जांपल हम लोगों ने नोट करे हैं, GaAs एंड GaSP। और सेमीकंडक्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, सेमीकंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर में इंक्रीमेंट के साथ इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी। और इसमें चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, सबको इसका आइडिया है कि चार्ज कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अब अगर हम लोग बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, प्योर एंड इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। इम्प्योर सेमीकंडक्टर को फिर से हम लोग 2 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इम्प्योरिटी विच इज़ एडेड टू द सेमीकंडक्टर। वी कैन डिफाइन इम्प्योर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एज आइदर पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्योर सेमीकंडक्टर की। तो प्योर सेमीकंडक्टर में नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इक्वल होंगे। और हमें कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। सिलिकॉन के लिए डेल्टा ई जी, अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर की बात करें तो प्योर सेमीकंडक्टिंग क्रिस्टल अगर सिलिकॉन का है तो उसके लिए डेल्टा ई जी की वैल्यू होगी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड फॉर जर्मेनियम द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई जी, जो हम लोगों ने डेल्टा ई जी देखा था, एनर्जी कैप देखा था, वो हो जाएगा 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम। अब इम्प्योर सेमीकंडक्टर में जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन होगा वो होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे फॉर्म होगा? अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। पेंटावैलेंट मीन्स हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, एग्जाम्पल P एंड AS। अगर हम ये इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं तो वी विल गेट एन टाइप सेमीकंडक्टर। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, विल बी मोर than number density of holes. Precisely for this reason, we can say that electrons are majority charge carriers and holes are minority charge carriers in case of n-type semiconductors. नेक्स्ट, अगर हम p टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो p टाइप सेमीकंडक्टर में अगर हम प्योर क्रिस्टल को ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी से डोप करते हैं, if we add trivalent impurity to a pure semiconductor, example अगर हम लोग Al और Ga, एल्यूमिनियम और गैलियम ऐड करते हैं तो वी विल गेट P टाइप सेमीकंडक्टर। और P टाइप सेमीकंडक्टर के लिए नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स फार एक्सीड्स द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड प्रिसाइजली फॉर दिस रीजन वी कैन से दैट होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन केस ऑफ P टाइप सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो होती है फॉर डोप्ड सेमीकंडक्टर, ये आपको ये इक्वेशन याद आ रही होगी। फॉर डोप्ड सेमीकंडक्टर वी कैन राइट NeNH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर, वेयर N इज नंबर डेंसिटी
of free electrons and NH stands for number density of holes. और ये जो NeNH का कॉन्सेंट्रेशन है इट इज़ फॉर डोप्ड सेमीकंडक्टर, तो बोथ दिस कॉन्सेंट्रेशंस आर एप्लीकेबल फॉर डोप्ड सेमीकंडक्टर एंड Ni stands for number density of charge carriers in case of pure or intrinsic semiconductor. Now moving on to our next concept, we have equation for conduction in case of semiconductors. We can write the specific conductance or conductivity of a semiconducting crystal is equal to, this is given by this particular equation or expression where small e represents charge of electron, Ne and Nh are number density of free electrons and holes, and mu e and mu h stands for mobility of free electrons and mobility of holes. So you can use this equation if you want to find the specific conductance or conductivity of a semiconducting crystal. Now let us move on to our first semiconducting device. First useful semiconducting device that we are going to discuss is p-n junction diode. As you already might be aware of the fact that p-n junction diode is formed when we have a p-type semiconducting material on one end which is fused with n-type semiconducting material on other end, which results in a formation of depletion region between the two junctions, or across the junction you will get a depletion layer over here. And this is the circuit representation of a p-n junction diode with the vertical line representing n side and the second side is p side. Now there are three types of biasing of a diode. First is zero applied potential. Second is forward bias. In forward bias condition, p side is kept at higher potential as compared to q. And third condition is reverse bias condition, where n side is kept at a higher potential as compared to p. Now let us first talk about zero applied bias. We are talking about zero applied bias. In this particular case, at the time of junction formation, you will get a depletion layer, and this depletion layer results in the formation or development of a potential barrier. The value of this potential barrier is 0.7 volt for silicon and 0.3 volt for a diode made of germanium. Now, as I already mentioned earlier, that in case of reverse bias condition, the p side of diode is kept at lower potential and n side is kept at higher potential. And in this case of reverse bias condition, the width of depletion layer increases. While in case of forward bias, the p side is kept at higher potential as compared to n region, resulting in the reduction in width of depletion layer. Let us now discuss the characteristic curve of a p-n junction diode. In the characteristic curve, you have the first region in this first quadrant, which represents forward bias condition, where voltage is measured in volts and current is measured in milliampere for forward biased region. Now this particular voltage after which the graph suddenly rises is called knee voltage or cutoff voltage. And in reverse bias condition, we get a very small current called leakage current until a point where breakdown of the diode occurs, after which we get a large value of current under reverse bias condition, and this particular region has a current called avalanche current, and this region is called, in this particular region. Let us now discuss the main applications of junction diode. So the most important application of junction diode is the use of junction diode as a voltage rectifier. So a rectifying device is a device which converts AC into DC. So with the help of rectifiers, we can convert AC signal or voltage into DC signal. Now with the help of junction diodes, we can form two types of rectifiers.
The first one is half wave rectifier, second is full wave rectifier. So here we have the diagram of half wave and full wave rectifier for ready reference. In case if you want to see this diagram in detail, you can pause this video and have a look for this and have a look on these diagrams of half wave and full wave rectifiers. Diodes are also used as voltage regulators, and for this purpose special kinds of diode are used which are called Zener diodes, which are operated under reverse bias condition in breakdown region. So this is the region of our interest. This is the reverse breakdown region. Reverse breakdown region according to the characteristic curve, and Zener diodes are specially designed in order to operate in this region. And these Zener diodes are connected in parallel to the particular appliance across which we want a regulated voltage, and these Zener diodes are operated, again you can see that this Zener diode is operated under reverse bias condition, with the P side of diode connected to the negative terminal of battery and N side of the diode connected to positive terminal of battery. So I am writing that this Zener diode is operated under reverse bias condition. Next useful important application of diodes are in optoelectronic devices. So basically optoelectronic devices, as the name indicates, are the devices which are used to convert optical signals to electrical signals or vice versa. And we have three main types of optoelectronic devices, which are photodiodes, the light emitting diodes, and the solar cells. So let us talk first about photodiodes. Photodiodes are operated, again they are operated under reverse bias condition, and they are used as photodetectors. Basically they are used to detect optical signals. They convert optical signals into electrical signals. This is the circuit representation of photodiodes, and if you want to read more detail about their working, you can go through this particular point where we have shown how electron hole pairs are generated in the depletion region. Next optoelectronic device is the light emitting diodes. In this particular case, under forward bias condition, when electron jumps from conduction band to valence band, it releases a photon of energy equal to the energy difference between the conduction band and valence band. So I can write the frequency or wavelength of this photon which is emitted with the help of LED as delta Eg is equal to hc by lambda or hf. This is the particular frequency or wavelength of the light emitting diode, which is formed with the help of a semiconducting crystal having energy gap delta Eg. Next important concept which is very frequently asked in exam is the concept of diffusion and drift current. So I have drawn the first case of an unbiased p-n junction diode, and in this particular case I can say that the magnitude of diffusion current which flows from p side to n side is equal to the value of drift current whose direction is from n side to p side, and the net current, which is the sum of these two currents, will be 0. While in case of forward bias condition, diffusion current will be greater in magnitude as compared to drift current, resulting in a net current from p side to n side. So in case of forward bias region, we will get a net current in the diode which flows from p side to n side of the diode. Now a third bias condition will be reverse bias condition, where the magnitude of drift current is more as compared to the magnitude of diffusion current, resulting in a net current which flows from n side to p side. And this current which flows from n side to p side under reverse bias condition is termed as leakage current or reverse bias current. Okay, so now let us move on to our next important semiconducting device, which are transistors. So now we will study about junction transistors.